हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का आगाज़ एकेडमी पर स्वागत है। ठीक है ना। आप सभी का स्वागत है आगाज़ एकेडमी पर। तो देखिए, आज हम बात करते हैं कि जो यूजीसी जो नेट की तैयारी आप लोग कैसे करोगे। यूजीसी नेट का सिलेबस क्या है, ठीक है ना। पाठ्यक्रम सिलेबस ही होता है। सिलेबस क्या है, हिंदी का। और आप इसकी किस प्रकार से तैयारी करोगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे तैयारी कैसे करता है, बच्चा सोचता है कि केवल हिंदी लिटरेचर आएगा, मान लो केवल साहित्य आएगा, बस साहित्य पढ़कर चले जाते हैं एग्जाम के अंदर और फिर बोलते हैं कि हम बार बार नेट का पेपर दे रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं हो रहा। तो कारण यही है केवल पेपर ना क्लियर होने का, क्योंकि आप ढंग से पाठ्यक्रम को, सिलेबस को पढ़ते ही नहीं हो और आपको यही नहीं पता कि तैयारी आपको करनी किस प्रकार से है। ठीक है, तो आज यही बात हम लोग करने वाले हैं। तो इसके अंदर आपकी जो यूनिट है, इकाई माना यूनिट, आपकी जो 10 यूनिट है वो यूजीसी नेट के द्वारा ये जो सिलेबस आपका दिया हुआ है और इसके अंदर 10 यूनिट बना रखी है। आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको एक एक यूनिट को तैयार करना है। पहली यूनिट तैयार हो गई, उसके बाद आप दूसरी यूनिट तैयार करो, फिर तीसरी करो, फिर चौथी करो। ऐसे थोड़ी ना कि बस आपने सोच लिया कि हिंदी नेट माना साहित्य, बस इससे ऊपर कुछ सोचा ही नहीं आपने। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मुझे बहुत से बच्चे ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि मैडम जो आया था वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे आया तो वही था जो सिलेबस में था, आपने सिलेबस नहीं पढ़ा। तो चलो आगे करते हैं बात कि पहली जो यूनिट है उसके अंदर हिंदी भाषा और उसका विकास, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूछी जाएगी कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी थी, ठीक है ना। जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन सी थी, ये देखो आगे सारी आ गई, पाली आ गई, प्राकृत, है ना। प्राचीन तो कौन सी हो गई, संस्कृत हो गई। मध्यकाल की कौन सी हो गई, सोरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश हो गई। और उनकी विशेषताएं क्या क्या है आपको पता होना चाहिए कि सोरसेनी की विशेषताएं, अर्धमागधी की, मागधी की। उसके बाद अपभ्रंश या अवहट, यहां पर ये आना चाहिए था। और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आधुनिक काल में कौन कौन सी है, उनका वर्गीकरण को क्या क्या है, क्लासिफिकेशन कैसे करोगे। हिंदी का भौगोलिक विस्तार, यानी कि हिंदी की उपभाषाएं, ठीक है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, ये 5 उपभाषाएं हैं। और इनके अंदर जो उनकी बोलियां हैं उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं, ये 3 जो है, क्योंकि साहित्य की भाषाएं हैं तीनों। जो हमारा हिंदी लिटरेचर है वो अवधि में लिखा गया, ब्रज में और खड़ी बोली में। हिंदी के अलग अलग रूप, जैसे हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी, इनके बारे में आपको पढ़ना है। हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की समन्वय व्यवस्था, यानी कि खंडे और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। शब्द रचना में क्या, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये तो इंपॉर्टेंट है तीनों, ठीक है ना। फिर हिंदी की रूप रचना, ये तो शब्द रचना है, क्योंकि शब्द कैसे बनते हैं, उपसर्ग से, प्रत्ययों से और समास से। और रूप कैसे बनते हैं, लिंग, वचन और कारक से। फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया भी आपको पढ़नी है। हिंदी के अंदर वाक्य की रचना किस प्रकार की जाती है, ठीक है ना। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, वो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। हिंदी भाषा के प्रयोग के अलग अलग रूप, मतलब बोली किसे कहते हैं, ये मानक भाषा क्या होती है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, ये सारी आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर जो हमारे संचार का माध्यम है और हिंदी है, और कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संविधान में स्थिति क्या है, और देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है, और इसको मानकीकृत करने का जो प्रयास है वो कौन कौन से व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। तो ये हमारा पूरा हिंदी भाषा के बारे में ओवरऑल आपको पढ़ना है, ठीक, समझ में आया। फिर देखो अब है जी इकाई 2, दूसरी यूनिट। सेकेंड यूनिट में हमने क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसकी बात करते हैं। कि इस हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पद्धतियां हैं, ठीक है ना। और साहित्य का जो इतिहास है, कब लिखना शुरू हुआ था, काल विभाजन किसने किया, नामकरण क्या क्या रखा गया, फिर आदिकाल की क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या साहित्य के अंदर प्रवृत्तियां थी आदिकाल के अंदर। फिर रासो, जैन, सिद्ध और नाथ, ये सारा आपको पढ़ना है। रासो का मतलब क्या होता है, वीर काव्य, आदिकाल का वीर काव्य आपको पढ़ के जाना है। फिर जैन, सिद्ध और नाथ पढ़ना, अमीर खुसरो
कि हिंदी कविता, विद्यापति की पदावली और लौकिक साहित्य। फिर आ जाओ जी भक्ति काल पर। ये तो आदिकाल का हो गया सारा सिस्टम। अब आ जाओ भक्ति काल पर। भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक और सांस्कृतिक कारण क्या क्या थे? मतलब भक्ति आंदोलन कैसे उदय हुआ, कैसे आया अस्तित्व में? भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप कौन सा है और उसका अंत्य प्रादेशिक वैशिष्ट्य क्या है, मतलब हमारे देश में उसकी विशेषता क्या है? फिर भक्ति काव्य की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को पढ़ना है। आलवर संत भी आपको पढ़ने पड़ेंगे कि आलवर संत कौन थे, फिर इसके प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से थे, है ना, निर्गुण सगुण थे कवि, उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आ जाओ जी रीतिकाल पर। ये तो दूसरे नंबर पर भक्ति काल हो गया, और तीसरे नंबर पर कौन सा काल है हमारा? रीतिकाल। और ये हमारा क्या था? आदिकाल था। रीतिकाल में सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी, मतलब समाज के अंदर कैसा वातावरण था, किस प्रकार की संस्कृति थी उस टाइम पर। फिर इनकी प्रवृत्तियां कौन कौन सी है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, तीनों के कवियों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उनका आचार्यत्व क्या था? भाई नेट का पेपर है, छोटी मोटी बात नहीं है। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। फिर आ जाओ जी नंबर 4 पर आधुनिक काल। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ? भारतेंदु से पहले हिंदी गद्य की क्या स्थिति थी, और जब 1857 की क्रांति हुई और सांस्कृतिक पुनर्जागरण किस प्रकार से हुआ था? भारतेंदु और उनका युग किस प्रकार का था? पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ? और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आधुनिकता की अवधारणा किस प्रकार आई? फिर द्विवेदी युग, भारतेंदु युग के बाद कौन सा आता है? द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी नव जागरण और सरस्वती के संपादक थे। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि आपको पढ़ने पड़ेंगे। स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय काव्य धारा चली थी। हालावाद था, छायावाद था, स्वच्छंदतावाद था। ये आ गया जी छायावाद। छायावादी काव्य की विशेषताएं बताओ, प्रमुख कवि बताओ, प्रगतिवाद की अवधारणा बताओ, फिर इसके प्रमुख कवि बताओ। फिर प्रयोगवाद, नई कविता, ठीक है ना। फिर समकालीन कविता जो 2000 तक, फिर समकालीन साहित्य, ठीक। उसके बाद आ जाओ जी गद्य विद्याओं के ऊपर। ये तो हमारा लिटरेचर हो गया, हिंदी भाषा का हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं हिंदी गद्य की कौन कौन सी विद्याएं हैं। तो हिंदी गद्य में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और आलोचना, ठीक है ना। कितने हो गए? 5। उपन्यास में क्या पूछा जाएगा कि भारतीय उपन्यास की अवधारणा के बारे में पूछा जाएगा। प्रेमचंद से उपन्यास कौन कौन से लिखे गए थे, प्रेमचंद और उनके युग में कौन कौन से लिखे गए, और प्रेमचंद के बाद, क्योंकि 1936 में प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी, इनके बाद कौन कौन से लिखे गए, 2000 तक आपको बताने पड़ेंगे। फिर हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कैसे हुआ। 20वीं सदी की हिंदी कहानी को बारे में आपने पढ़ना है। प्रमुख कहानी आंदोलन कई थे ना, सचेतन कहानी, नई कहानी, कई प्रकार के चले थे, और प्रमुख कहानीकार कौन कौन से थे। फिर नाटक के बारे में भी आपने पढ़ना है। नाटक और रंगमंच, इसका विकास कैसे हुआ, भारतेंदु युग में, प्रसाद युग में, प्रसाद का बाद का जो युग था प्रसादोत्तर, फिर स्वतंत्रता के बाद का जो युग था, फिर साठोत्तर 1960 के बाद का जो युग था, फिर नया नाटक कैसे आया, प्रमुख नाट्य कृतियां कौन कौन सी हैं, प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक आपको पढ़ने हैं। हिंदी एकांकी का विकास कैसे हुआ, फिर हिंदी रंगमंच और विकास के चरण कौन कौन से हैं, हिंदी का लोक रंगमंच कैसा है और नुक्कड़ नाटक कौन से होते हैं। फिर निबंध की बात करें तो वही निबंध का उद्भव और विकास, ये बताइए कौन कौन से निबंध लिखे गए और प्रमुख निबंधकार कौन कौन से थे। फिर यही बात आलोचना के अंदर आ जाएगी, आलोचना का उद्भव और विकास कैसे हुआ। फिर समकालीन हिंदी आलोचना और उसके अनेक प्रकार आपको पढ़ने पड़ेंगे, आलोचक पढ़ने पड़ेंगे। तो ये हमारा अगला हो गया जो यूनिट है। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की जो अन्य गद्य विधाएं हैं, कौन कौन सी, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर प्रवासी साहित्य के बारे में भी देखो आपसे पूछा जाएगा। प्रवासी साहित्य कौन से, मतलब हिंदी के जो बाहर के कवि हैं, अवधारणा और उनके प्रमुख साहित्यकार, ठीक है। तो यानी कि जो यूनिट सेकंड है वो बहुत बड़ी है, जो यूनिट सेकंड है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी है। अब बात करते हैं इकाई 3 की। इसके अंदर आपको साहित्य शास्त्र पूछा जाएगा, ठीक है ना, काव्य शास्त्र जिसको आप बोलते हो। काव्य के लक्षण क्या क्या होते हैं,
काव्य के हेतु क्या है और काव्य प्रयोजन क्या है। यही अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ओज, प्रसाद, गुण, ये सारे आपसे पूछे जाएंगे। फिर प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से थे, ठीक है ना, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ये सारे संप्रदाय आपसे पूछे जाएंगे। और सिद्धांत, सिद्धांतों में क्या आएगा, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य। फिर रस निष्पत्ति क्या होती है, साधारणीकरण किसे कहा जाता है, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, सारे पढ़ने पड़ेंगे। शब्द शक्तियां कौन कौन सी होती है, वही पहले मैंने बताया, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये वाले। प्लेटो का काव्य सिद्धांत आपको पढ़ना है। अरस्तु का भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। अरस्तु ने अनुकरण का सिद्धांत दिया था, त्रासदी विवेचन था, विरेचन सिद्धांत था। फिर वर्ड्सवर्थ का, कोलरिज का, टी.एस. इलियट का, ठीक है ना, आई.ए. रिचर्ड्स का, ये सब आपको पढ़ना है। फिर मूल्य सिद्धांत आई.ए. रिचर्ड्स का, संप्रेषण और काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी उपवाद, नई समीक्षा, मिथक क्या होता है, फंतासी क्या होती है, कल्पना क्या होती है, प्रतीक और बिंब के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखिए इकाई 4 पर आ गई, यूनिट 4। इसमें आपको भारतीय नवजागरण और जो हमारा स्वाधीनता आंदोलन जो चला था उसके ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा कि स्वाधीनता आंदोलन चला जब, तो इसका साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। और भारतीय नवजागरण कैसे आया, हिंदी नवजागरण कैसे आया, खड़ी बोली का आंदोलन किसने चलाया था, किस तरह से आगे बढ़ा था। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी, कौन थे इसके अंदर, फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर लल्लू लाल, सदल मिश्र, ठीक है, सदा सुख लाल, ठीक है ना, और जॉन गिलक्राइस्ट, उन्होंने हिंदी के विकास में क्या क्या योगदान दिया। फिर भारतेंदु युग और उसके हिंदी नवजागरण भारतेंदु के कारण कैसे आया, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कैसे आया। फिर गांधीवादी दर्शन क्या था, अंबेडकर दर्शन क्या था, लोहिया दर्शन क्या था। फिर आपको मार्क्सवाद कैसे आया, मनोविशेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, जैसे दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सबके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं जी इकाई 5 की, ठीक है ना। इकाई 5 में क्या है, हिंदी कविता है, यहाँ लिखा हुआ है ना, हिंदी क्या है, कविता। कविताओं के बारे में पढ़ना है। पृथ्वीराज रासो की रेवा तट आपको पढ़ के जानी है, रेवा तट में से प्रश्न पूछे जाएंगे। अमीर खुसरो की पहेलियां आपको पता होनी चाहिए। और मुकरियां क्या होती है, बात कह के मुकर जाना, ये करवाऊंगी मैं आपको सारा। विद्यापति की पदावली, ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र झा की जो संपादक थे जिसके, तो पद संख्या 1 से 25 तक ही पूछा जाएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कबीर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कबीर जो है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की जो रचना है कबीर, उसके 160 से 209 तक पद पूछे जाएंगे। जायसी ग्रंथावली जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखी थी, तो ये नागमती वियोग खंड के बारे में पूछा जाएगा। सूरदास का जी भ्रमर गीत सार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है 21 से 70 पद संख्या इन्होंने दे रखी है। तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है उसमें केवल उत्तरकांड से प्रश्न आएंगे उत्तरकांड से प्रश्न पूछा जाएगा। बिहारी सतसई दोहा 1 से 50 तक, घनानंद की जो कविता है 1 से 30 तक, मीरा की शुरुआत के 20 पद पूछे जाएंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कौन सी है, प्रिय परवास, कौन सी है जी प्रिय परवास। मैत्रेयण गुप्त की है भारत भारती, साकेत का 9वां सर्ग पूछा जाएगा, साकेत का कौन सा 9वां सर्ग। जयशंकर प्रसाद की आंसू और कामायनी, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद की कई है, आंसू, झरना, लहर, कमायनी। तो कमायनी में श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा, इनसे प्रश्न आएंगे भाई, ठीक है ना, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा। निराला की कौन कौन सी पूछी जाएगी, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकर मुता, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये सारा कुछ पूछा जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन और प्रथम रश्मि, ठीक है। महादेवी वर्मा की बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, ठीक है मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। रामधारी श्री दिनकर की कौन सी है, उर्वशी, उर्वशी का 3रा अंक, और रश्मि रथी। आपको होगी मैडम सारी रटनी है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। इनके अंदर आपको इनका केंद्रीय भाव पता होना चाहिए, इनके पात्रों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए,
बस। और कई बार यूं पूछ लेता है कि ये बात किसने कही, तो आपको इनकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। नागार्जुन की कौन सी है? कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूं। ठीक है, ये मतलब ये मत समझो कि ये बहुत ज्यादा मतलब आपको बहुत गहराई में जाना है, ऐसे नहीं है। ये अकाल और उसके बाद क्या है, ये तो ज्यादातर ये एनसीईआरटी किताबों में होती है ना, कि अकाल के बाद क्या हुआ, वो आपने पढ़ा हुआ है ना, कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, है ना। इसी तरह से नहीं है, कई दिनों तक भूखी कुतिया सोई उसके पास, है ना। इस तरह की जो कविताएं है ना, वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है ना। सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान अगे, कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य विना, कितनी नाव में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र की है गीत फरोश सतपुड़ा के जंगल। मुक्ति बोध की है जी भूल गलती, भ्रम राक्षस अंधेरे में। धूमिल की है नक्सलवाड़ी, मोची राम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। ये हमारी क्या है, सारी कविताएं थी। अब बात करते हैं जी उपन्यास की। उपन्यास में आपको पंडित गोरी दत्त का जो है देवरानी जेठानी की कहानी बड़ी फेमस है ये उपन्यास। आपको इसके अंदर पात्रों के नाम पता होने चाहिए, ठीक है ना, और इसका केंद्रीय भाव क्या है। लाला श्रीनिवास दास की है जी परीक्षा गुरु, है ना, कि परीक्षा ही गुरु होती है। प्रेमचंद की गोदान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगे की शेखर एक जीवनी, भाग 1 को ही पढ़ना है, दूसरे को नहीं पढ़ना आपने। हजारी प्रसाद द्विवेदी की है जी वाण भट्ट की आत्मकथा। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल। यशपाल का है जी झूठा सच। अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का हंस। विषम सहानी का तमस, ये तो कई बार आता है नेट में। श्री लाल शुक्ल का राग दरबार, ये भी पूछा जाता है। कृष्णा शोभती की जिंदगी नामा। मन्नू भंडारी बहुत बार आता है, आपका बंटी। इसके पात्र पूछ लेगा, कोई लाइन पूछ लेगा, ये किसने कही, किसको कही। जगदीश चंद्र की धरती धन है अपना। फिर है इकाई 7, इसमें आपको कहानियों के बारे में पढ़ना है। पहले हमने कविता के बारे में, फिर उपन्यासों के बारे में बताया, अब कहानियां हैं। राजेंद्र बाला घोष की है जी बंग महिला। राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला भी कहते हैं। और इनकी कौन सी है, चंद्रदेव से मेरी बातें दुलाई वाली। माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी। सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, ये जो एनसीईआरटी में है ना, ये भी एनसीईआरटी में है, ये भी एनसीईआरटी में है। ये बात नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डीपली जाना है, ये कहानियां हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की राही। प्रेमचंद की ईदगाह सबने पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई है ना ईदगाह, बताओ नहीं पढ़ी हुई तो। दुनिया का अनमोल रत्न, ईदगाह तो पढ़ी हुई है ना, वो लड़का होता अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आता है, ऐसा कुछ। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, कानों में कंगना। चंद्रधर्मा शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप। जनेन्द्र अपना अपना भाग्य। फणीश्वर नाथ रेणु तीसरी कसम। लाल पान की बेगम। आगे का है जी गैंग्रीन। शेखर जोशी की कोसी का घटवार। विषम साहिनी की अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, है ना। कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई का है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। ज्ञान रंजन की पढ़नी आपने पिता कहानी। कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया। और निर्मल वर्मा की कौन सी है जी, परिंदे। ये आपको ये कहानियां पढ़नी है। उसके बाद बात करते हैं जी नाटक की। अब इकाई 8 आ गई आपकी, यूनिट 8। नाटक आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, नाटक ज्यादा नहीं है भाई। भारतेंदु का है जी अंधेर नगरी, बताओ पता है ना सबको। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, ठीक है ना। वहां होता है ना, गुरु होता है, वो चेले को कहता है कि चलो यहाँ से, भाई यहाँ पर तो 1 टके की तो सब्जी मिलती है, 1 टके का ही मेवा मिलता है। राजा पागल है, तो वो कहता है ना जी नहीं जाती है। तो बाद में उस चेले को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म आता है। तो ये अंधेर नगरी, मतलब थोड़ा पता होना चाहिए पात्रों वगैरह का, मेन बात का। भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद का है जी चंद्रगुप्त, सकंद गुप्त और ध्रुव स्वामिनी। धर्मवीर भारती का अंधा युग, ठीक है ना। लक्ष्मी नारायण लाल सिंदूर की होली। मोहन राकेश आधे अधूरे, कितना फेमस है ये, आषाढ़ का एक दिन। हबीब तनवीर, आगरा बाजार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी। शंकर शेष, एक और द्रोणाचार्य। उपेंद्र नाथ अशक, अंजो दीदी। और मन्नू भंडारी की कौन सा है नाटक, महाभोज। फिर देखिए इकाई आ गई भाई, इसके अंदर तो 9, इसमें निबंध है। भारतेंदु का निबंध, दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है शिव मूर्ति। और बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे। रामचंद्र शुक्ल, कविता क्या है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्या निवास निमिषर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है। अध्यापक पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम। कुबेरनाथ राय उत्तर फाल्गुनी के आसपास। विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर। नामवर सिंह का है संस्कृति और सौंदर्य। ये सारे मैं आपको करवाऊंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं आप घबरा जाओ कि मैडम इतने सारे, भाई नेट का पेपर है, यूजीसी नेट का, लेक्चरर बनोगे आप लोग, है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा। जितनी बड़ी पोस्ट उतना ज़्यादा सिलेबस, उतना ही मुश्किल। लेकिन ये सारा मैं आपको करवाऊंगी, आपको सारा समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस सिलेबस को अच्छी तरह से करोगे, 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको पेपर में बैठते ही सारी बातें ध्यान में आ जाएंगी, घबराने का नहीं, है ना। तो इकाई है जी 10 इसके में, जो लास्ट है हमारी, इसमें आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं सबको एक साथ दे रखा है। राम वृक्ष बेनीपुरी की है जी माटी की मूर्ति। महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा, ठीक है ना। तुलसी राम का मुरदहिया। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, ठीक है ना। शिवरानी देवी कौन थी, ये प्रेमचंद की पत्नी थी, जो लेखिका थी ये। मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, और विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा। आपको ये पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो आप कहोगे मैडम बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बिल्कुल है भाई, लेकिन इस सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, तभी आपका यूजीसी नेट का पेपर क्लियर होगा। आप लोग बोलते हो ना कि मैडम यूजीसी नेट का हमारा पेपर रह जाता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझे, पर्सनली फ़ोन भी आते हैं कि मैडम क्या करें, यूजीसी नेट का पेपर क्लियर नहीं होता, कई बार दे लिया, अब की बार क्लियर होगा, क्योंकि हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो अच्छा, आगे कुछ और भी है। हर्वेश राय बच्चन का क्या भूलू क्या याद करूं, आत्मकथा है इनकी। रमणिका गुप्त का है जी आप हुदरी। हरिशंकर परसाई का भोला राम का जीव। कृष्ण चंद्र का है जी जामुन का पेड़। दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय। मुक्ति बोध है एक लेखक की डायरी। राहुल संकृतैन, है ना, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा वृतांत है, और ये एनसीईआरटी में भी है, ठीक। आगे का अरे यायावर रहेगा याद, ठीक। तो इसके लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। कहाँ पर, आगाज पर, आगाज इंस्टीट्यूट पर आप तैयारी कर सकते हो, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करवाई जाएगी, हिंदी की। जितना भी सिलेबस मैंने आपको बताया, तो ये सारा सिलेबस मैं आपको लाइव करवाऊंगी, यानी कि ये आपका लाइव बैच रहेगा भी। बैच क्या रहेगा, लाइव, जिसके अंदर आपको डेली क्लासेस मिला करेगी, डेली क्लासेस आपकी हुआ करेगी, ठीक है। तो अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो, ठीक है, और अच्छी तैयारी कर सकते हो, ताकि आपका यूजीसी नेट का पेपर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और इस सिलेबस को ध्यान से 1-2 बार और देख लेना, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बातें फिट हो जाए कि हमें इतना पढ़ना है। लाइव बैच रहेगा आपका, आपकी डेली क्लासेस लगेगी, वो हम देखेंगे कि आपकी क्लास डेली 2 घंटे की लगानी है, 3 घंटे की या घंटे की, जितना हमें सही लगेगा मुझे, मैं उसी तरह से आपकी क्लास लूँगी। पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे साथ में, कोई दिक्कत मत मानो इस बात की कि भाई मैडम पीडीएफ हमें मिलेगी क्या नहीं, या नोट्स हमें मिलेगा कि नहीं, आपके साथ साथ में क्लास के साथ ही अटैच कर दिए जाएंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्लस में आपको क्या करवाई जाएगी, आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है ना। क्या करवाई जाएगी, प्रैक्टिस, यानी कि आपको PYQs करवाए जाएंगे, आपको बहुत सारे नेट के। तभी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ पर है और आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, कितने पानी में खड़े हो आप। देखो, कोई भी अगर आप तैयारी करते हो तो एक रणनीति होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है। यूँ थोड़ी ना कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हो और आप तो नेट जेआरएफ क्लियर कर गए, ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक तैयारी की जरूरत होती है, एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको तैयारी करना है, ठीक है ना। अगर आपको इस रास्ते जाना है ना, तो आपको इसी का ज्ञान लेना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा लो लेवल में चले गए तो उसका कोई भी फायदा नहीं है, फिर आपका क्लियर होगा ही नहीं, ठीक। तो आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद सभी बच्चों का। जय हिंद, जय भारत।